नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर जुर्माना लगाया तो कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक से अधिक वोटर लिस्ट मतदाता सूचियों में नामों को सही ठहराने की कोशिश के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वोट चोरी में पंचायत चुनाव को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि जब पंचायत चुनाव तक भाजपा बिना वोट चोरी के नहीं लड़ पाती तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ये किस स्तर तक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला तब सामने आया जब एक याचिका के माध्यम से उत्तराखंड में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत की गई। याचिका में दावा किया गया कि कई व्यक्तियों के नाम एक से अधिक वोटर लिस्ट में दर्ज थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्रथा न केवल चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर करती है बल्कि इससे फर्जी मतदान की संभावना भी बढ़ती है। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपने बचाव में कहा कि कई वोटर लिस्ट में नामों का होना तकनीकी त्रुटि या प्रशासनिक चूक हो सकती है और ये जानबूझकर नहीं किया गया। आयोग ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी त्रुटियों को ठीक करने के लिए उनके पास पहले से ही तंत्र मौजूद है और इस तरह की गलतियां सामान्य हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के इस रुख को स्वीकार नहीं किया और इसे गंभीर लापरवाही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग के रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वोट चोरी का एक गंभीर उदाहरण माना और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उत्तराखंड चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने के बाद कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर ही पेनल्टी लगा दी है। वोट चोरी की इस दास्तान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मोहर लगा दी। गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उत्तराखंड चुनाव आयोग ने ग्रामीण लोकल बॉडी यानी पंचायत चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द करने से इनकार कर दिया था जिनका नाम 2 या ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में शामिल था। चुनाव आयोग का यह फैसला उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ था। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नियम मानने के लिए कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज पेनल्टी लगाई। पर चुनाव आयोग ने ऐसा किया क्यों? दरअसल जनवरी में उत्तराखंड में अर्बन लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपल चुनाव हुए। चुनाव में बीजेपी ने अपने लोगों को गांव से शहर की वोटर लिस्ट में शिफ्ट कर दिया ताकि फर्जी वोटिंग से वो चुनाव जीत सकें। चुनाव पूरे होने के बाद बीजेपी ने अपने लोगों को वापस गांव की वोटर लिस्ट में शिफ्ट करना शुरू किया ताकि मई जून में होने वाले पंचायत चुनाव में वोटिंग में नाजायज फायदा ले सके। हमने इसे पकड़ लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग को बार बार लिखा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। हमने चुनाव आयोग को याद दिलाया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए कम से कम 6 महीने उसी पते पर रहने का नियम है। 6 महीने से कम समय में कोई भी वोटर दोबारा अपना नाम शिफ्ट नहीं कर सकता है। कांग्रेस के विरोध के कारण बीजेपी के लोग वापस ग्रामीण एरिया में अपना नाम शामिल नहीं करवा सके तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने नाम शिफ्ट करने की जगह नए सिरे से अपना नाम दूसरी जगह जुड़वा लिया। अब वो 2 जगह के वोटर हो गए। बीजेपी के ऐसे लोगों के जब चुनाव में टिकट मिला तो हमारे लोग ने चुनाव आयोग से कहा कि ऐसे लोगों का नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने ही नियम को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लोग हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द किया जाए, लेकिन उत्तराखंड चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के निर्देश को ही मानने से इनकार कर दिया और बीजेपी के लोगों को 2 जगह वोटर होने के बावजूद चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर ही पेनल्टी लगा दी और अब वोट चोरी की इस दास्तान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मोहर लगा दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बुधवार को हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय ने कहा था कि वांगचुक ने नेपाल में जेएनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख दिखाते हुए गुरुवार को सोनम वांगचुक के द्वारा बनाए गए एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। वांगचुक ने पीटीआई भाषा को बताया था कि वो एनजीओ के लिए सिर्फ एक दानदाता हैं और वो वहां पढ़ाते हैं। बता दें, वांगचुक ने पहले ही कहा था कि सरकार उन्हें जेल में डालने के लिए उनके खिलाफ मामला बना रही है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता और कुछ एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक तस्वीर और वीडियो को गलत तरीके से दिखा रहे हैं और उसे कांग्रेस के चुने हुए पार्षद फुनसोग स्टानजिन इससे पाक बता रहे हैं। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि इस झूठे प्रचार से न सिर्फ हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हुई है, बल्कि समाज में अशांति फैलाने और लद्दाख में लोगों के बीच और ज्यादा फूट डालने की कोशिश भी हुई है। लद्दाख के लोगों के दर्द और गुस्से को गंभीरता से समझने के बजाय बीजेपी और उसके मीडिया, सोशल मीडिया के सहयोगी हमेशा की तरह कीचड़ उछालने में लगे हैं। वो लद्दाख के आक्रोश को भुनाने और राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने का मौका तलाश रहे हैं। भारत पर रूस से कच्चे तेल के व्यापार पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगने के बाद भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि उसे ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात करने की अनुमति दी जाए। यूक्रेन संकट के चलते रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन रूस अपने तेल को कम कीमत पर बेच रहा है। भारत अपनी लगभग 90% तेल जरूरतें आयात करता है और सस्ता रूसी तेल आयात करने से खर्च कम हो रहा है। ईरान और वेनेजुएला से भी ऐसे ही किफायती विकल्प मिल सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह भारत के अधिकारी अमेरिका में ट्रंप प्रशासन से मिले और तेल आयात के मामले में अपनी स्थिति दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय रिफाइनर रूस का तेल कम खरीदते हैं तो ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात के लिए अमेरिका की मंजूरी जरूरी होगी। भारत के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर रूस, ईरान और वेनेजुएला से तेल की पहुंच एक साथ रोक दी गई तो इससे वैश्विक तेल कीमतों में तेजी आ सकती है। ये चर्चा अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद हुई। तेल को लेकर भारत के अमेरिका से गुहार पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि उसे ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात करने की अनुमति दी जाए। इस मुद्दे ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश की नीतियों पर अब भारत का नियंत्रण है या अमेरिका का। उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी देखिए, मई 2025 से राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर की 45 बार घोषणा और तारीफ की। मोदी सरकार को उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर के अचानक समाप्त होने से व्यापार में जीत मिलेगी, लेकिन अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद भारत को रूस से कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए 50% पेनल्टी के तहत दबाव डाला गया। अब मोदी सरकार ने घरेलू फैसलों के लिए अमेरिका से अनुमति मांगी, जो आलोचकों के मुताबिक एक अपमानजनक स्थिति है। सवाल ये उठता है कि भारत की नीतियों का संचालन कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति ट्रंप। राहुल गांधी ने आज कहा कि आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का UKSSC पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंद कर बैठी है, क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोजगारी की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है। पेपर चोरों को पता है कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं भी मिलेगा तो भी वो चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे। युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। ये सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूँ। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए दावे और वादे करने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित महिला संवाद में महिलाओं को संबोधित करते हुए कई वादे किए। प्रियंका गांधी ने इस दौरान आशा, आंगनबाड़ी, किसान, मजदूर और अन्य व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं से बात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय और सम्मान को बढ़ाने के लिए हम हर काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कई महिलाओं ने अपने बच्चे और स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था,
उस तरीके से बिहार में भी हम उसे लागू करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी, दवा या फिर कोई और, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य बीमा इसलिए है कि आपको अपने बच्चों और परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। प्रियंका ने इसके साथ ही कहा कि हमने ये भी तय किया है कि भूमिहीन परिवारों को 3-5 डिसमल जमीन दिलवाएंगे। साथ ही इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो और जमीन आपकी हो। कांग्रेस महासचिव ने कहा, यह आपकी शक्ति और सम्मान है जिसे हम पहचान और समझ रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब लालटेन का राज था तब बिहार में बहुत भ्रष्टाचार था। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी। बिहार की इन महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला। पीएम ने कहा कि आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी द्वारा महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए भेजने पर कहा कि बिहार में चुनाव आ रहा है तो महिलाओं को 10 हजार रुपए महीना दिया जा रहा है, लेकिन 20 साल से सरकार में बैठे इन लोगों ने महिलाओं को पैसे क्यों नहीं दिए। आज ये सरकार महिलाओं को 10 हजार रुपए सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि चुनावों में महिलाएं बीजेपी को वोट दें। यही इनका मकसद है और नियत है। प्रियंका ने कहा कि सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि पैसा देने से महिलाओं के वोट मिल जाएंगे, लेकिन महिलाएं समझदार हैं, जिम्मेदार हैं। महिलाएं चुनावों में अपनी शक्ति दिखाएंगी। संभल की चंदौसी कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की है। यह मामला इस साल की शुरुआत में एआईसीसी कार्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी के दिए बयान से जुड़ा है। हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने दावा किया है कि 15 जनवरी को उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। मामला पहले 26 सितंबर के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन मई से कई बार स्थगित हो चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कथित तौर पर सिखों पर भड़काऊ बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जो एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा निगरानी याचिका स्वीकार करने के खिलाफ दायर की गई थी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। राहुल गांधी ने वाराणसी के स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद अब वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में निगरानी याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी। दरअसल राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के दौरे पर एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत किया, भड़काया। मामले में कहा गया है कि इस बयान से सिख संप्रदाय के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है। उनकी जनशक्ति जनता दल पार्टी को ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला है। इसकी जानकारी देते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। अगर कोई कंपनी अमेरिका में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है तो उसे इससे छूट रहेगी। ट्रंप ने यह घोषणा अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट के माध्यम से की, जिसमें उन्होंने निर्माण को ग्राउंड ब्रेकिंग या अंडर कंस्ट्रक्शन के रूप में परिभाषित किया। ये घोषणा भारतीय दवा उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भारत की जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 31,626 करोड़ रुपए मूल्य की फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किया था, जबकि 2025 की पहली छमाही में यह आंकड़ा लगभग 32,505 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर केंद्रित है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जटिल जेनेरिक्स और स्पेशलिटी मेडिसिन पर भी नजर रखी जा सकती है। चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के मशहूर MiG-21 जेट विमान का विदाई समारोह आयोजित किया गया। ये विमान, जिसे 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, देश की वायु शक्ति को जेट युग में ले जाने वाला पहला विमान था।
6 दशकों की सेवा के बाद MiG-21 के अंतिम स्क्वाड्रन 23 के विमान, जिन्हें पैंथर्स के नाम से जाना जाता है, आज उसको भव्य समारोह में विदाई दी गई। दुबई में एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के विवादित व्यवहार पर आईसीसी की सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। सूत्रों के अनुसार हारिस रऊफ पर आपत्तिजनक भाषा और आक्रामक इशारों की जुर्माने की संभावना है। साहिबजादा फरहान ने गन फायर सेलिब्रेशन को लेकर कहा कि ये उनकी पाकिस्तानी पख्तून जाति की परंपरा है और उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों पर उत्तेजक जेस्चर करने का आरोप लगाया। वहीं दोनों टीमों का सामना एशिया कप फाइनल में रविवार को होने वाला है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 तनावपूर्ण मुकाबलों के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बीच भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दुबई में सुनवाई के दौरान नॉट गिल्टी का दावा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी से शिकायत की थी कि सूर्य कुमार यादव ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कुछ विवादित बयान दिए। उन्होंने भारत की 7 विकेट से जीत को देश की सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी को समर्पित किया और कहा कि टीम पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है। अब आईसीसी का फैसला शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.